जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है ऊर्जा प्रवाह के विषय में। इसके पहले हमने आपको बताया था चैप्टर 5 में पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी खाद्य जाल, इन सभी चीज़ों के विषय में हमने आपको चैप्टर 5 में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। पेपर फर्स्ट की भी क्लासेस कराई गई हैं, सभी सिलेबस आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो चैनल पर सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहां से देखिए। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं हमें अवश्य बताएं, कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस जो है वह कंप्लीट कराया जा सके। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ जब आते हैं तो आपके सिलेबस हम जल्दी कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि इस सब्जेक्ट का बच्चों को ज़्यादा जो है ज़रूरत है तो उसका जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सभी क्लासेस कराई जा रही हैं, एमए की क्लासेस कराई जा रही हैं, तो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है सबसे पहले उसका सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाता है। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपके एग्ज़ाम कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा प्रवाह के विषय में। ऊर्जा प्रवाह आखिर होता क्या है? एनर्जी फ्लो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पोषण स्तरों से होकर होता है। यह प्रवाह जो है ऊष्मागति के नियमों से नियंत्रित होता है। ऊर्जा प्रवाह दो नियमों से होता है। प्रथम क्या है? नियम में ऊर्जा का केवल स्थानांतरण होता है, एवं द्वितीय नियम में ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। अर्थात जो ऊर्जा प्रवाह है, ऊर्जा जो है वह दो रूप में प्रवाहित होती है, दो नियमों के अनुसार प्रवाहित होती है। पहला नियम क्या है कि ऊर्जा जो है उसका स्थानांतरण हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए। और दूसरा नियम क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि ऊर्जा जो है वह कभी समाप्त नहीं होती है, या तो स्थानांतरित हो जाएगी या फिर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अगला हम देखेंगे इसके आगे, एवं इसके कुछ श्रम से विसरण होता है। ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पोषण स्तरों से होता है, एवं प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा जो नष्ट हो जाती है। ऊर्जा का यह ह्रास ही विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की भोजन श्रृंखला में उपस्थित पोषण स्तरों की संख्या को सीमित करता है। अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब यह जाएगी तो 10% ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। और जब लगातार कम होती जाएगी ऊर्जा, इससे क्या होता है कि जो भोजन श्रृंखला में उपस्थित जो पोषण स्तर हैं उसकी संख्या भी सीमित होगी, और उसका एक प्रकार से स्तर भी सीमित होगा। आगे हम देखेंगे, सामान्यतः पारिस्थितिकी ऊर्जा का अध्ययन निम्नलिखित बातों के आधार पर रहता है। किसी भी तंत्र विशेष के इकाई क्षेत्र में इकाई समय में पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या है। अर्थात कोई एक तंत्र है, उसमें इकाई क्षेत्र एक है, तो इसमें इकाई समय में पहुंचने वाली जो ऊर्जा मात्रा है उसका पता लगाना है। दूसरा क्या करना है? उपर्युक्त ऊर्जा का कितना भाग पौधों द्वारा रासायनिक पदार्थों में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर संभव किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा पारिस्थितिकी स्तंभ या पारिस्थितिकी पिरामिड। इसमें क्या होता है कि उत्पादक जीवों एवं विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या, जैविक भार एवं ऊर्जा की मात्रा पिरामिड बनाकर दिखाया जाता है, जो क्रमशः आधार से शिखर की ओर जाती है। जैसे कि उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर भी पिरामिड बनता है, जैविक भार के आधार पर या ऊर्जा की मात्रा के आधार पर पिरामिड बनते हैं। और पिरामिड से दिखाया जाता है किस आधार से शिखर की ओर जाती है और किस प्रकार से उसका ऊर्जा नष्ट होता है या उसमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी पिरामिड जो है तीन उपवर्गों में बांटी जाती है। पहला क्या है? संख्या पिरामिड। यदि हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करें, यथा जंगल, तालाब, पास के मैदान, तो इन सभी में पारिस्थितिकी उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। सामान्यतः संख्याओं के पिरामिड सीधे होते हैं, किंतु कुछ विशेष दशाओं में ये आकार में भिन्न हो सकते हैं। ऐसा विभिन्न स्तर में जीवों की संख्या में वृद्धि आर्थिक भिन्नता के कारण होती है। इस प्रकार का बनाया गया पिरामिड जो है उल्टा हो जाता है। अर्थात संख्या के आधार पर, कौन सी चीज़ कितनी संख्या में है उसके आधार पर बनता है। और ऐसे पिरामिड जब बनते हैं तो नीचे जो है अधिक संख्या वाले रहते हैं, और धीरे धीरे शिखर तक जाते जाते जो है वह कम होते
जाते हैं। दूसरा कैसा बनता है, जैव भार पिरामिड। पहला क्या है, संख्या के आधार पर पिरामिड बना। दूसरा क्या है, जैव भार के आधार पर जब पिरामिड बनता है। यदि संख्या के स्थान पर जीवों के भार के आधार पर पिरामिड बनाया जाए तो यह देखने में आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक उत्पादकों का जैव भार शाकाहारी जीवों से अधिक होता है, और इस प्रकार शाकाहारी जीवों का भार जो है मांसाहारी प्राणियों से अधिक होता है। हमने आपको पहले चैप्टर्स में बताए थे, उत्पादक में आते हैं। सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, जो एक प्रकार से घास फूस हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा से स्वयं भोजन बनाते हैं। इन सभी लोगों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। फिर शाकाहारी, उसको खाने वाले जो एक प्रकार से बकरी गाय ये सभी चीज़ें हैं, उनकी संख्या उनसे कम होती है। ऐसे ही मांसाहारी प्राणियों से अधिक होती है किसकी संख्या, शाकाहारी जीवों का जो है भार, एक प्रकार से जैविक भार वह अधिक होता है। तो यह हो गया आपका किसके आधार पर, जैव भार के आधार पर पिरामिड। इस प्रकार आगे सभी भोजन स्तरों में जैव भार कम होता चला जाता है, और इस प्रकार जैव भार का सीधा पिरामिड बनता है, और इसके विपरीत जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पाए जाने वाले जैव भार का पिरामिड जो है वह उल्टा होता है। तीसरा क्या है, ऊर्जा पिरामिड। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी निश्चित समय में विभिन्न कोरम स्वरों के जीवों में संग्रहित ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनता है उसे ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है, और ऊर्जा का पिरामिड जो है वह सदैव सीधा ही रहता है। अब हमने जान लिया कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, ऊर्जा के पिरामिड किस प्रकार से बनते हैं। पिरामिड किन किन आधारों पर बनते हैं, संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर, ये हमने देख लिए। अब हम देखेंगे ऊर्जा संकट के विषय में। ऊर्जा संकट आखिर होता क्या है। विकासशील देशों में जिनकी अधिकांश जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, देहात में व्यापारिक ऊर्जा की अपेक्षा जैविक ऊर्जा विशेषकर लकड़ी का ही ईंधन के रूप में अधिक उपयोग होता रहता है। यथा अफ्रीका में कुल ऊर्जा का जो है उपयोग लगभग 58% से जलावन की लकड़ी से प्राप्त होती है। नेपाल में 86% ऊर्जा जलावन की लकड़ी से प्राप्त होती है। बढ़ती जनसंख्या तथा अन्य कारणों से लकड़ी की मांग में वृद्धि के कारण इन देशों के में जो है बड़े पैमाने पर वृक्षों का कटाव हुआ है, जिससे ऊर्जा स्रोत भी अति क्षीण हो गया है, और इससे द्वितीय ऊर्जा संकट से संबोधित किया जाता है। जैसे कि जो विकासशील देश होते हैं उनके पास गैस नहीं होती है, अर्थात ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं, तो लगभग ऊर्जा जो है उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है, वह लकड़ी के जलावन से प्राप्त होती है। अब लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगी, वह वृक्ष से प्राप्त होगी। तो लकड़ी के जलावन अर्थात अपनी ऊर्जा के लिए वह पेड़ों को अधिक से अधिक काटते हैं, जिससे ऊर्जा एक प्रकार से उसके संसाधन की कमी हो जाती है। ऊर्जा स्रोत क्या है, ऊर्जा स्रोत हमारे जो हैं वह पेड़ पौधे हैं, तो उनकी जब कमी होगी तो ऊर्जा भी कम होती जाएगी। इस प्रकार से क्या होगा, ऊर्जा संकट, इसे द्वितीय ऊर्जा संकट के रूप में भी संबोधित जो है किया जाता है। अगला टॉपिक हम देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल। जैव भू रासायनिक चक्र जीवन मंडल के जैव एवं अजैव तत्वों के बीच रासायनिक तत्वों के आदान प्रदान का द्योतक माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव एवं अजैव घटकों तथा जैव घटकों के भिन्न भिन्न पोषण स्तरों में पदार्थों के विनिमय अथवा चक्रण का प्रेरक है। जैव स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी तथा प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं की प्राणियों के एवं बीच पदार्थों के विनिमय को प्रदर्शित करता है। परिभाषा अगर हम देखें तो वातावरण तथा जैव तत्वों के मध्य भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों के वृत्ताकार तथ्यों पर चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से पुकारते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है वायव्य चक्र, इसके अंतर्गत वे तत्व सम्मिलित होते हैं जिनका भंडार जो है वायुमंडल में होता है, अर्थात वे तत्व जो वायुमंडल में होते हैं उनका चक्र जो है वायव्य चक्र कहलाता है। और सादी चक्र क्या है, यह खनिज से संबंधित है और इनका भंडार जो है मिट्टी में रहता है। उदाहरणार्थ इसका जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, यह सभी जो है अवसादी चक्र कहलाते हैं। फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सभी आपके नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, जिसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थों का संचरण। तो चैनल पर बने रहिए, हर एक क्लास आपको अच्छे से कराई जाएगी। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट पूरा वीडियो देखने के बाद रह जाए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई करके जो है जवाब दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के पीडीएफ्स आपको भेजे जाते हैं।
आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट में बताइए। आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी जो हैं वह टेलीग्राम चैनल पर भेजे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।